हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनिंग स्ट्राइक। आज हम बात करेंगे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। वैकेंसी जनरलिस्ट की भी है, स्पेशलिस्ट की भी है, स्केल 1 की है। लेकिन हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे फाइनेंस स्ट्रीम का जो सिलेबस है उसके बारे में। हालांकि कंपनी ने कोई स्पेसिफिक सिलेबस डिफाइन नहीं किया हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर, बट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं या तो प्रीवियस ईयर में जो एग्जामिनेशंस हुए हैं, लाइक NIACL AO का हुआ, NICL AO का भी 2023 में जब हुआ था, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का हुआ था, तो उसके अंदर जब अकाउंट्स और फाइनेंस के अंदर जो एग्जामिनेशंस हुए और IBPS के थ्रू जब एग्जाम हुआ और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो बने थे या तो जो मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स थे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें देखने को मिले या तो जो टॉपिक्स हमको उस क्वेश्चंस में देखने को मिले, उसके ऊपर से हमने एक डिकोड करने की कोशिश करी है कि क्या एक सिलेबस होना चाहिए, किस तरह से इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि NICL AO के अंदर फाइनेंस स्ट्रीम के अंदर किस तरह का सिलेबस होना चाहिए और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो देख लेंगे। एग्जामिनेशन के लिए आपको जो फॉर्म फिलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं वो आपके 12 जून से स्टार्ट हो जाएंगे और 3 जुलाई तक आपको लास्ट डेट है, 3 जुलाई, जहाँ तक जब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। फेज 1 एग्जामिनेशन जो होने वाला है उसकी डेट ऑलरेडी फिक्स है, दैट इज 20 जुलाई। ओके। और जो फेज 2 का एग्जामिनेशन होने वाला है वो 31 अगस्त को होने वाला है। ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखी जाए तो दैट इज 96। अगर हम फाइनेंस स्ट्रीम की बात करेंगे तो टोटल 20 वैकेंसीज है, जिसमें UR की 8, OBC की 6, SC की 3, ST की 1 और EWS की 2 है। हालांकि वैसे देखने में देखा जाए तो कम वैकेंसी है, बट जिस तरह से पिछले 1-1.5 साल के अंदर स्पेसिफिक फाइनेंस स्ट्रीम की जो वैकेंसीज आ रही है, अकाउंट स्ट्रीम की जो वैकेंसीज आ रही है, उसके मुकाबले अच्छी खासी वैकेंसी है। तो आप यहाँ पे अपना टारगेट कर सकते हो एग्जाम को। ठीक है। चलिए, अगर जनरलिस्ट पोस्ट की बात करें तो टोटल 170 वैकेंसीज है। ठीक है। लेकिन हम जनरलिस्ट पोस्ट की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ फाइनेंस के पोस्ट की। अब एलिजिबिलिटी क्या रखा है? एलिजिबिलिटी है अगर आप CA हो या तो अगर आपने ICWA किया रखा है, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग, ये करके रखा है, या फिर आपने बीकॉम या तो एमकॉम। देखिए, बीकॉम के साथ एमकॉम कंपलसरी नहीं है, स्लैश है, मतलब बीकॉम या तो एमकॉम। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स चाहिए होंगे आपको, और अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो मिनिमम 55% मार्क्स के साथ बीकॉम या तो एमकॉम में आप फॉर्म भर सकते हो। CA और ICWA के अंदर आपको परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। ठीक है। फेज कितने होंगे? टोटल 3 फेज में एग्जामिनेशन होगा आपका। फेज 1 प्रीलिम्स, फेज 2 मेंस, फेज 3 इंटरव्यू। प्रीलिम्स आपका होने वाला है 60 मिनट्स का, टोटल 60 मिनट का एग्जाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, टोटल मार्क्स 100 होंगे, जिसके अंदर इंग्लिश 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स। तीनों सेक्शंस के लिए अलग से 20-20 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग अलग से दिया गया है। जो फेज 1 है वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करवाएगा, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं स्पेशलिस्ट की तो सिर्फ स्पेशलिस्ट के बारे में ही जो फेज 2 एग्जामिनेशन होगा उसके पैटर्न की बात करेंगे। इस फेज में आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट, और जो हमारा डोमेन नॉलेज होने वाला है, जैसे हम यहाँ पे फाइनेंस की बात करेंगे तो हमारा फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 250। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी 250, मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। सेक्शनल टाइमिंग अलग से दिया गया है, रीजनिंग के लिए 35, इंग्लिश 30, GK के लिए 20 मिनट्स, कंप्यूटर के लिए 25, क्वांट के लिए 35, और यहाँ पे 35 मिनट्स आपका प्रोफेशनल नॉलेज के लिए दिया गया है। अगर आप देखो प्रोफेशनल नॉलेज का वेटेज ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देंगे। ओके, हर सब्जेक्ट सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के हर कोई सब्जेक्ट आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होगा। आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होने वाला है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा आपका 30 मिनट्स का, ठीक है, 30 मार्क्स का, लेकिन सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का कोई भी मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होने वाला है। आपका 10 मार्क्स का ऐसे रहेगा, 10 मार्क्स का प्रिसाइज राइटिंग रहेगा और 10 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेन जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जिसके लिए आप सब यहाँ पे है। ठीक है, मेन है फाइनेंस का सिलेबस क्या होना चाहिए सर। एक ओवरव्यू देखें तो सिलेबस के अंदर हमको अकाउंट्स भी पढ़ना पड़ेगा, हमें फाइनेंस पढ़ना पड़ेगा, हमें इनकम टैक्स पढ़ना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा, जीएसटी पढ़ना पड़ेगा और ऑडिट पढ़ना पड़ेगा। सर ये तो आपने सब्जेक्ट के नाम बता दिए, लेकिन क्या सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी? नहीं। जो मैंने इनिशियल स्टेज पे ही बात करी थी कि प्रीवियस ईयर में रिसेंटली 2-3 साल के अंदर जो एग्जामिनेशंस हुए थे इंश्योरेंस कंपनी के, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, NICL, NIACL, OICL, इनके अंदर जो फाइनेंस या तो अकाउंट स्ट्रीम्स की स्पेशलाइजेशन की एग्जाम हुई थी, उसमें इन सब्जेक्ट से जो मेन टॉपिक से क्वेश्चंस बने थे, हम उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि IBPS क्वेश्चंस वहीं से ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, चलिए एक एक सब्जेक्ट्स को डिकोड करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले बात करेंगे अकाउंट्स की। अकाउंट्स के अंदर इंश्योरेंस कंपनी है तो ऑब्वियसली हमें इंश्योरेंस अकाउंटिंग क्या होती है, इंश्योरेंस अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है, हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपके बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस है, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वो देखेंगे। अकाउंटिंग का जो पूरा प्रोसेस है, जर्नल एंट्री से लेके आपका जो लेजर है, ट्रायल बैलेंस है और डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अकाउंट्स के अंदर देखनी पड़ेगी। यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। अगर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस क्या है, ठीक है, रेशियो एनालिसिस, यहाँ से न्यूमेरिकल्स हम कंपलसरी मिलते हैं हमको देखने में। जब भी आप फाइनेंस या तो अकाउंट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हो IBPS की, रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कितने टाइप्स के रेशियोज होते हैं, उनके फॉर्मूलाज याद कर लो, उनके जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो याद कर लो। बेसिक अगर आप प्रैक्टिस करके चले जाओगे तो भी चल जाएगा। लिमिटेशंस क्या है रेशियो के, कौन सा रेशियो की बेसिक थियरी क्या है वो देख लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ 7 to 8 टाइप्स के ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अगर फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस के अंदर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमें पढ़ना है, कैपिटल बजटिंग पढ़ना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना है, लीवरेज हमें पढ़ना है। फाइनेंस के अंदर देखो दिखने में ये 4 टॉपिक बस छोटे दिख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर से डिटेल्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस के अंदर, तो हमें डिटेल में उसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बात करें तो हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है वो पढ़ना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है, कॉस्टिंग का ओवरव्यू क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या है, प्रॉफिट प्लानिंग क्या होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी देखनी पड़ेगी, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी देखेंगे। ठीक है, और साथ में टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग भी, टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग के मेथड्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगर ऑडिट की बात करें तो बेसिक ऑडिट का जो नेचर होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑडिट का प्रोसेस क्या रहेगा, कितने टाइप्स का ऑडिट होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट क्या है, ऑडिट एंड इंस्पेक्शंस क्या होते हैं, ऑडिट प्लानिंग किसे कहते हैं, प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, कंडक्ट ऑफ ऑडिट, ऑडिट किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, क्या क्या ध्यान रखा जाएगा, ऑडिट कौन कर सकता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 का जो ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला चैप्टर है ना वो पढ़ेंगे ना, तो भी पूरी चीज़ें कवर यहाँ पे मोस्टली
हो जाएगी। देन वाउचिंग क्या होता है, उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, ऑडिट ऑफ कंपनीज, कंपनी के ऑडिट्स क्या होते, स्पेसिफिकली कि हम इंश्योरेंस कंपनी के ऑडिट्स को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कारो क्या होता है उसके बारे में बेसिक ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हमें जैसे आपका बेसिक्स हो गया, देन प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, ठीक है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स क्या होता है, राइट, इन सब के बारे में भी हमें पढ़ना है। यहाँ पे हालांकि मैंने कंपनीज एक्ट को अलग से ऐड नहीं किया है, लेकिन अगर आप अकाउंटिंग या तो फाइनेंस से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो तो कंपनीज एक्ट आपको पढ़ना ही है। पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट चाहे ना ही पढ़ो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी है, जैसे मैंने बताया बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट हो गया, प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर, शेयर कैपिटल, फिर आपका ऑडिट एंड ऑडिटर्स हो गया, राइट, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर टैक्सेशन और जीएसटी की बात करें तो इनकम टैक्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। इनकम टैक्स के अंदर कौन से हेड्स आते हैं, टैक्स ऑडिट क्या होता है, जो हम आईटी रिटर्न्स की बात करते हैं ना, फिलिंग ऑफ रिटर्न्स, मतलब अलग अलग टाइप के फॉर्म्स जो भरते हैं वो किस लिए भरे जाते हैं, कौन सा फॉर्म किस लिए होता है, किस चीज़ के लिए होता है, टीडीएस के बारे में भरेंगे, टीसीएस के बारे में पढ़ेंगे, एडवांस टैक्स क्या होता है, कितने टाइप्स के डिडक्शंस होते हैं, वो डिडक्शंस हमको कब मिलते हैं, कितनी लिमिटेशंस होती है, जीएसटी का क्या बेसिक्स है, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई हमें पढ़ना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ना है, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। टैक्सेशन और जीएसटी के अंदर जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंस बिल के अंदर भी और जो लेटेस्ट बजट के अंदर वो भी, और जो इनकम टैक्स के स्लैब में अभी अभी कुछ नए चेंजेस आए हैं, इनकम टैक्स स्लैब के अंदर जो अभी अभी नए नए चेंजेस आए हैं वो सारी चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था, एक स्ट्रेटजी टाइप का वीडियो था जिसमें आपको पता लग जाएगा कि अगर आप NICL AO फाइनेंस स्ट्रीम के अंदर फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, आपका एक प्रिपरेशन का डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करो। देखो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, देर आर सो मैनी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल जहाँ पे आपको ना पूरा का पूरा अकाउंटिंग डिटेल में दिया जाएगा, फाइनेंस दिया जाएगा, कॉस्ट अकाउंट दिया जाएगा, टैक्सेशन पूरा का पूरा डिटेल्ड पढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एलिजिबिलिटी देखोगे तो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है, मतलब हमको कहीं ना कहीं वो जो एक लेवल है वो एक मॉडरेट लेवल पे पेपर देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा लेवल नहीं आएगा। तो उसी वे में प्रिपेयर कीजिए, अपना टाइम कहीं पे भी ऐसे फालतू एक्स्ट्रा रीडिंग में वेस्ट नहीं करना है, एक स्मार्ट वर्क करना है। पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होंगे उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। हम आगे कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हुए थे UIIC, NICL, NIACL, OICL के अंदर, वो आपके सामने लाने की कोशिश करें ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, आगे जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आएंगे उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करिए। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो NICL फाइनेंस या तो दूसरे रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंदर भी फाइनेंस या तो अकाउंट से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको एक आइडिया लग जाए कि किस वे में प्रिपरेशन करनी है, किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है। बहुत बल्कि मटेरियल पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करिए, अभी कंपटीशन बहुत हाई है आजकल, तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आपको लिमिटेड सब्जेक्ट्स के अंदर लिमिटेड मटेरियल के साथ प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करनी है कि आप अपना सिलेक्शन डायरेक्ट ले सकें। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।